तुम्हारी बनारसी साड़ी तो बड़ी सुंदर है कोमल। पता है मेरा भी मन है कि मैं अपनी शादी में ऐसी बनारसी साड़ी पहनूं। तुम जानती भी हो बनारसी साड़ी कितनी महंगी आती है। गरीब लोगों के बस की बात नहीं है ये इतनी महंगी साड़ी पहनना। अच्छा, कितने की है तेरी ये साड़ी? पूरी 40,000 की है। हे राम, 40,000! अरे इतने में तो मैं 40,000 कपड़े ले आऊं। क्या जरूरत थी इतना महंगा लेने की? तू कौन सा रोज रोज यही पहनेगी? इतने में तो तू पूरे साल भर के कपड़े ले सकती थी। तू ना बस हमेशा सस्ता ही ढूंढती रही हो। भावना मुंह बनाकर घर आ जाती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को कि जैसे बस यही बनारसी साड़ी पहन सकती है। भावना को बनारसी साड़ी का बड़ा शौक था, लेकिन वो गरीब घर से थी, इसलिए उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके लिए सस्ती वाली बनारसी साड़ी भी खरीद पाए। भावना जब भी किसी अखबार में बनारसी साड़ी की फोटो देखती तो उसकी फोटो अपने पास काट कर रख लेती थी। ये देख उसकी माँ, अरे ओ गरीब बनारसी साड़ी वाली, अगर तेरा ये काट छाट का काम पूरा हो गया हो तो चल अब कुछ काम कर ले। ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ दिन बाद भावना के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है। वो दिखने में सुंदर थी इसलिए सबको पसंद भी आ गई और कुछ दिनों में वो शादी कर एक अच्छे घर में आ जाती है। लेकिन गरीबी में पलने के कारण अब भावना की आदत ही यही हो गई थी। वो जहाँ भी जाती सस्ता सामान ही खरीदती थी। ऐसे ही एक रोज, आलू ले लो आलू। अरे भैया, ये आलू कैसे दिए? 30 रुपए किलो। क्या? अरे लेकिन वो वाले भैया तो 20 रुपए किलो दे रहे हैं। वो तो पुराने सड़े गले आलू दे रहा है। लेकिन दे तो सस्ते रहा है ना। तो उन्हीं से ले लो ना। हाँ हाँ ले लूंगी। आलू ही तो डालना है सब्जी में, फिर वो महंगा हो या सस्ता क्या फर्क पड़ता है। फिर वो सस्ता आलू लेकर वहां से चली जाती है। भावना की यही आदत थी, उसे जहां भी सस्ता दिखा तो वो वही सामान खरीद लेती। ऐसे ही एक रोज, चल भावना शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे ना बनारसी साड़ी खरीदनी है। अरे वाह, वो तो मुझे भी खरीदनी है। 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ जेठानी जी। दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग के लिए चली जाती हैं, जहां वो एक दुकान में जाती हैं जहां कई तरह की बनारसी साड़ियां रखी हुई थी। अरे वाह, वो वाली बनारसी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। भैया मुझे वो वाली साड़ी दिखाना। जी मैडम, ये लीजिए। कितने की है ये साड़ी? मैडम सिर्फ 1000 रुपए की है। 1000 रुपए की? नहीं नहीं भैया, ये सस्ती साड़ी तो 2 दिन में ही खराब हो जाएगी। आप मुझे कुछ अच्छी सी महंगी साड़ी दिखा दो। तभी भावना कहती है, भैया वो सस्ती वाली साड़ी मुझे दिखा देना। अरे भावना, मेरी देवरानी होकर तू ये सस्ती सी साड़ी लेगी? रुक, मैं तुझे कोई महंगी सी साड़ी दिलवा देती हूँ। ये सस्ती साड़ी तो महीने भर में ही खराब हो जाएगी। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये महंगी वाली कोई साड़ी ले लीजिए, ये सस्ती साड़ी तो जल्दी खराब हो जाएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ताकि तुम्हारी महंगी साड़ी बिक जाए। तुम दुकान वाले तो सोचते हो कि हम सारा पैसा बस इन महंगे कपड़ों में ही लुटा दे। भावना, अगर पैसे नहीं लाई हो तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना, कौन सी जल्दी है। अरे नहीं दीदी, मुझे तो वो सस्ती वाली चाहिए। भैया आप उसे ही पैक कर दो। ओफो, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया आप मेरे लिए तो वो महंगी बनारसी साड़ी जो 7,000 की है वो वाली पैक कर दो। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी साड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। वाह वाह, कितनी सस्ती और सुंदर साड़ी मिल गई मुझे तो। अगले हफ्ते शर्मा जी के बेटे की शादी में मैं तो इसे ही पहन कर जाऊंगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वो दोनों अपनी नई बनारसी साड़ी पहनकर उस शादी में जाती हैं। फिर अगले दिन जब भावना अपनी पहनी हुई साड़ी धोती है तो पहली धुलाई में ही उसका सारा रंग उतर जाता है और उसमें बड़े बड़े से धब्बे भी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी अनीता की साड़ी धुलने के बाद और भी ज्यादा चमक मारती है। ये देख भावना हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दरअसल वो एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन उसकी बचत करने की आदत अभी भी वैसे की वैसी ही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रोज भावना शॉपिंग पर जा रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे छोटी बहू, तू बाजार जा रही है ना, तो मेरी सहेली उर्मिला के लिए मॉल से एक अच्छी सी साड़ी ले आना। वो क्या है ना, उसका जन्मदिन है, उसने एक पार्टी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ उसे जन्मदिन पर एक अच्छी सी साड़ी ही दे दूं। तू अपने हिसाब से कोई सी भी अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आइयो। मैं बड़ी बहू को कह देती, लेकिन उसे ऑफिस में आज जरूरी काम है, इसलिए वो देर से आएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं लेती आऊंगी। कुछ देर बाद भावना मॉल के अंदर साड़ियों के शोरूम में जाती है तो साड़ियों का रेट सुनकर वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी 10,000 रुपए की? नहीं नहीं, किसी को देनी तो है, थोड़ी सस्ती ठीक रहेगी। इतनी महंगी देकर क्या करना,
ये सोचकर भावना उस शोरूम से निकलकर एक सस्ती सी छोटी सी दुकान में जाती है और वहां से 500 रुपए की सस्ती सी बनारसी साड़ी ले लेती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी देखकर तो उर्मिला आंटी खुश हो जाएंगी। ऐसा करती हूँ, एक साड़ी माँ जी के लिए भी ले लेती हूँ, वो इसे पहनकर पार्टी में जाएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। साड़ियां लेकर वो घर आ जाती है। शाम को भावना की सास सरला उसकी लाई हुई साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है, जहां उसकी सहेली उसकी तारीफ करती है। अरे वाह सरला, तेरी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कौन से मॉल से ली? ये साड़ी मुझे मेरी बहू ने गिफ्ट की है। तभी कोने में बैठी दो सहेलियां आपस में चुगली करते हुए कहती हैं, सच कहूं माया, तो मुझे तो ये किसी मंगल बाजार की साड़ी लग रही है। ठीक कह रही हो तुम, देखने से पता चल रहा है कि कितनी सस्ती दुकान की साड़ी है। फिर कुछ ही देर में सरला की पहनी हुई साड़ी किनारे से फटने लगती है। हे राम, ये बहू कैसी साड़ी लाई है, ये तो अभी से फटने लग गई, अब क्या करूं? धीरे धीरे वो और फटने लगती है। ये देख सरला छुपते छुपाते वहां से रफू चक्कर हो जाती है और घर आती है। घर आकर उसे उसकी सहेली उर्मिला का फोन आता है और वो उस पर खूब चिल्लाती है। अरे उर्मिला, ये कैसी साड़ी दी है तूने, पूरी साड़ी अंदर से फटी हुई है। अरे ऐसा ही घटिया गिफ्ट देना था तो रहने देती, पैकिंग इतनी महंगी और अंदर से चिंदी सी साड़ी। कल ही मैं तुम्हारी ये घटिया सी साड़ी पैक करवा कर तुम्हें वापस भेज दूंगी। फोन कट जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती होती देख सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोटी बहू, आज तेरे कारण मेरी सहेलियों में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है? अरे खुद सस्ती साड़ियां पहननी थी तो जितना मर्जी पहन लेती, लेकिन यूं सस्ती साड़ियां किसी को देकर तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी। ऊपर से मेरी ये साड़ी फट गई वो अलग। अरे इतनी भी क्या बचत करनी? माँ जी, मुझे लगा था इतना महंगा गिफ्ट देकर क्या करना, इसलिए मैंने सस्ती साड़ियां खरीदकर उस पर महंगी पैकिंग करवा ली थी। इसीलिए तुम्हें कहती थी भावना कि सस्ते के चक्कर में मत पड़। अरे सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अरे जितनी तू सस्ती साड़ियां बार बार खरीदने जाती है और एक ही बार पहनने पर वो बेकार हो जाती हैं, उसमें तो महंगी से ज्यादा खर्चा बैठ जाता है। लेकिन ना जाने क्यों तेरी समझ में ये बात आती ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। इतना बवाल होने के बाद फाइनली भावना की समझ में ये बात आ ही जाती है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अब वो लाभ सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ती। देवर जी, मुझे तो कोमलिका बड़ी पसंद आई, दिखने में भी सुंदर है और अच्छा घर भी है। आपका क्या कहना है? भाभी, मुझे भी कोमलिका पसंद आई, बाकी जो आप लोगों का फैसला होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। सच में मेरा देवर कितना संस्कारी है। मैडम जी, मैं भी उसी की कैटेगरी का हूँ। याद है ना, जब आपको पसंद करने आया था तो एक ही नजर में पसंद कर लिया था। उधर अंकुर के माता पिता लड़के वालों से कहते हैं, भाई साहब, बच्चों को तो वो पसंद आ गए, अब आपकी आज्ञा हो तो रिश्ता पक्का करें। हाँ भाई साहब, हमें क्या एतराज होगा। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। उनके जाने के बाद कोमलिका अपनी छोटी बहन से कहती है, तुमने देखा शिवानी, मेरी जेठानी कितनी सस्ती सी साड़ी पहनकर आई थी, लगता है बेचारी का मायका बड़ा गरीब है। वही तो, ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे वो जो मर्जी पहने, तुम्हें क्या करना है, और गरीब घर की हैं तो तुम्हारा ही फायदा है ना, क्योंकि तुम्हारे अमीर माँ बाप तुम्हें इतना सारा दहेज देने वाले हैं कि तुम्हारी सास तो तुम्हें अपनी पलकों पर रखेगी और सारा काम उस गरीब जेठानी को ही करना पड़ेगा। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोमलिका अपनी शादी की शॉपिंग में अपने लिए महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है, जो कि मुंबई के एक बड़े शोरूम से ली हुई होती हैं। ऐसे वो और भी महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। शादी में भी उसकी जेठानी ने मुश्किल से 2000 रुपए तक की साड़ी पहनी थी। जहां मंडप में बैठी कोमलिका उसको देखकर मुंह बना रही थी और मन ही मन सोचती है, उफ, इस जेठानी ने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी, कम से कम शादी पर तो कुछ महंगी साड़ी खरीद लेती। गरीब कहीं की। शादी के बाद कोमलिका अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ दहेज में उसके माँ बाप ने छोटी से लेकर हर बड़ी चीज दी थी। अगले दिन कोमलिका की मुंह दिखाई थी। मोहल्ले की औरतें उसे तोहफा देकर जाती हैं। तभी सस्ती सी साड़ी पहने उसकी जेठानी अनीता भी एक तोहफा लेकर आती है और अपनी अमीर देवरानी को देती है। सबके जाने के बाद कोमलिका अपनी जेठानी का गिफ्ट खोलती है तो एक साड़ी और शगुन के 1100 रुपए उसमें होते हैं। छी, ये भी कोई साड़ी, एकदम घटिया, जैसी खुद पहनती है वैसी मुझे भी पकड़ा दी। ये तो मैं अपनी काम वाली को ही दे दूंगी। सच में अंकुर, तुम्हारी भाभी भी बड़ी कंजूस है,
सबने मुझे इतने महंगे तोहफे दिए, लेकिन उसने मुझे सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी। छोड़ो ना कोमोलिका, भाभी को जो सही लगा उन्होंने दे दिया। अगले दिन कोमोलिका एक महंगी सी साड़ी पहनकर रसोई में आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। खाना? माय फूड। इतनी महंगी साड़ी पहनकर मैं रसोई में खाना बनाऊंगी? नो वे। और तुम सबको कुछ खाना ही है ना, तो रुको। ये कहकर कोमोलिका बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सबको परोसती है। ये लीजिए, ये रही मेरी पहली रसोई की रस्म। लेकिन बहू, तूने घर पर नहीं बनाया क्या? ओफो माँ जी, कम पैसों में इतना सब आ गया, तो अब और क्या चाहिए आपको? लेकिन बहू, खाना तो घर की बहुएं ही बनाती हैं। कोमोलिका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे यहाँ खाना घर की औरतें ही बनाती हैं। माँ और भाभी अपने हाथ से ही खाना बनाती हैं। अच्छा ठीक है ना, अब ज्यादा लेक्चर मत दो और अब यही खा लो, बाद में देखी जाएगी। अच्छा वैसे हमें वो सब दहेज का सामान भी सेट करना है ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए जेठानी जी दिन का खाना आप ही बना लेना। कोमोलिका बात बात पर इसी तरह अपनी अमीरी का रौब झाड़ती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब दिवाली का त्योहार पास आने वाला था, तो कोमोलिका के माता पिता उनके घर आए। वो सबके लिए गिफ्ट्स में कपड़े और मिठाइयां लेकर आए। कोमोलिका अपनी जेठानी के कमरे में गई। जेठानी जी, ये साड़ी माल आई थी आपके लिए, आपको पसंद आई ना? हाँ कोमोलिका, बहुत ही पसंद आई। पसंद आएगी क्यों नहीं, महंगी साड़ी जो है। आपको पता है, आपने जैसी साड़ी मुझे मुंह दिखाई पर दी थी ना, वैसी तो मेरी माँ हमारे घर के नौकरों को गिफ्ट कर देती है दिवाली पर। जेठानी समझ गई कि उसकी अमीर देवरानी उसे मुंह दिखाई पर दी हुई चीज का ताना मार रही है। अच्छा, वैसे आपके यहाँ से कोई दिवाली देने नहीं आया? हाँ, शाम को आ रहे हैं ना, माँ बाबूजी जब आएंगे तो तुम सब उनसे मिल लेना। फिर जेठानी घर के कामकाज में लग जाती है। अब घर के हर काम वो खुद ही करती, जबकि कोमोलिका हमेशा काम को देखकर मुंह बनाती और काम से बचती रहती। फिर शाम को एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकती है। जेठानी के माँ बाप घर में आते हैं। उसकी माँ ने भी बेहद ही साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी। उनको देख कोमोलिका मुंह बना लेती है। लो, आ गए गरीब जेठानी के माँ बाप, देखो तो खाली हाथ ही आ गए। तभी पीछे से नौकर हाथों में फलों की मिठाइयों की टोकरियां और सबके लिए ढेर सारी गिफ्ट्स और मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं। समदन जी, हमारी तरफ से दिवाली के तोहफे स्वीकार कीजिए। अरे इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? ये तोहफे नहीं, हम सबका प्यार है आपके लिए। और वैसे भी हमारा दिवाली पर ही आना होता है, क्योंकि इतने सारे आश्रम जो हमने चलाए हुए हैं, वहां जाकर हम सबके खाने पीने और रहने का प्रबंध करते हैं। आज भी हमें वहीं जाना है, सबको दिवाली के तोहफे और मिठाइयां बांटने। क्या अनाथ आश्रम है आपके? लेकिन देखकर लगता ही नहीं कि ये इतने अमीर घर से, इनके कपड़े तो। हाँ कोमोलिका, ये खूब पैसे वाले हैं, लेकिन ये कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करते, बल्कि साधारण जीवन जीना पसंद करते। और यही सोच मेरी पत्नी की भी है। उसे लगता है जो पैसे हम महंगे कपड़े, साड़ियां खरीदने में लगाएंगे, इतने में तो किसी का पेट भर जाएगा। और शरीर ढकने के लिए जरूरी नहीं कि हमें महंगी साड़ियां ही पहननी पड़े, सस्ती साड़ियां पहनकर भी गुजारा चल सकता है। हाँ छोटी बहू, हमारी बड़ी बहू के मायके वाले तुम्हारे मायके वालों से 2 गुना ज्यादा अमीर हैं, लेकिन ये लोग खुद पर पैसा बहाने की बजाय दूसरों की सेवा में पैसा इस्तेमाल करते हैं। जब हमने पहली बार भाभी को देखा था ना, तो इन्होंने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी। इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि इतने अमीर घर से। इनकी यही सादगी हम सबको पसंद आ गई। और देखो, इतने अमीर घर की होते हुए भी कितनी आसानी से इन्होंने इस घर को संभाल लिया। हमारी बड़ी बहू से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनकी अब की बातों से कोमोलिका सर शर्मिंदगी से झुक जाता है और अब वो अपनी जेठानी से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। उसकी जेठानी भी उसे माफ कर देती है।